हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रतिज्ञा क्लासेस। आज जो है हमें दूसरा सैम्पल पेपर या फिर वो क्वेश्चंस हमें कुछ सॉल्व करने हैं जो आपके एम्स और प्लस RUHS दोनों में आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज़ द क्लास ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड अल्काइल हैलाइड रिएक्शन? क्या बोल रहा है, अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, किससे करवानी है? अल्काइल हैलाइड मतलब RX की, प्लस इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसका नेम क्या है यहाँ लिख देती हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको शॉर्ट में LAH से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना। अब इन दोनों की रिएक्शन करवानी है और हमें पूछा है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। बताओ इसमें क्या बनेगा? हेलो एल्कीन बनेगा, अल्काइल नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रो एल्केन बनेगा, या कोई हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो ये जो होता है आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपके क्या होता है? एक अपचायक होता है। अपचायक मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये रिडक्शन का काम करता है। जैसे ही यहाँ पे रिडक्शन करेगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या बनता है? अल्केन बनेगा, कोई हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, RH बनेगा, और जो आपके X है, हैलाइड है, ये कुछ ना कुछ करके HX करके बाहर निकल जाएगा। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट आपका बनता है वो बनता है हाइड्रोकार्बन। What is the next? Which of the following statements about SN2 mechanism is incorrect? अच्छा, SN2 और SN1 दो तरीके की न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आपकी होती थी। SN2 मतलब क्या होता है? बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और SN1 क्या हो जाएगा? मोनो हो जाएगा। बस ये डिफरेंस है। अभी ये सारा जो है मैंने पहले से ही आपको इलेबरेट किया है। तो SN1 और SN2 पहले शॉर्ट में यहाँ पे देख लेते होता क्या है, फिर आगे करेंगे। ठीक है, इधर देखो। अगर मैं SN1 की बात करूं तो ये आपकी क्या होती है? 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 2 स्टेप रिएक्शन, प्लस इसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन सा करता है? आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री कौन सा करता है? RX करता है, अल्काइल हैलाइड करता है। प्लस इसके अंदर जो आपके फर्स्ट स्टेप में बनेगा, बीच में जो बनता है वो आपके क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, वो आपके SN2 हो जाएगी। SN2 में क्या होता है? SN2 आपकी होती है बाईमोलिकुलर या डाईमोलिकुलर, कह लो एक ही बात है, बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अच्छा, ये इसकी हो गई फुल फॉर्म। अब सेम इसके अलावा जो इसके की पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम वही, ये जो होती है फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होती है, मतलब एक स्टेप में आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ये जो होती है क्या होती है? 1 स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें आपके कोई भी बीच में नहीं बनता, खाली एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और वो भी बहुत ज़्यादा क्या होती है? अनस्टेबल होती है। ठीक है, बस। और इसमें जो आपके अल्काइल हैलाइड काम में लेंगे या जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन सा करेगा? 1 डिग्री RX करेगा। अब हमें जो SN2 के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें पूछा है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो देख लेते हैं। क्या बताना है इसके अंदर? इनकरेक्ट बताना है। ये जो करेक्ट और इनकरेक्ट होता है ये क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे सारा क्वेश्चन अपना क्या होता है? बेस्ड होता है। अब इसमें फर्स्ट क्या बोला? द ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबल। अभी बताया मैंने आप लोगों को कि ये क्या होती है? अनस्टेबल होती है। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारी सही बात है कि जो रिएक्शन होगी वो आपके सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी, बताया था अभी। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट उस पर डिपेंड करेगी। एंड देयर इज अ इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। हाँ, ये पॉसिबल होता है कि एक दूसरे में क्या हो सकती है? कन्फिग्रेशन इन्वर्स होती है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके गलत है कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल नहीं होती, स्थिर नहीं होकर के कैसी होती है? अनस्टेबल होती, अस्थिर। क्वेश्चन नंबर 3, अ मोनोहेलोअरीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको मोनोहेलोअरीन बताना है। मोनोहेलोअरीन का मतलब क्या हो जाएगा? कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक हेलोजन है। अब आपको पूछा है ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दे रखे, 1 सेकंड का टाइम देती हूँ आपको, जल्दी से बताओ इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा? जो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा? बताओ जल्दी से। देखो, एलिफेटिक हेलोजन क्या होता है? जिसमें स्ट्रेट कार्बन चेन्स होती है।
सब्स्टिट्यूटेड अराइल हैलाइड पॉसिबल है क्या? नहीं। ये जो आपके एग्जाम्पल है ये किसका है? एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल है, सामने से देखते ही पता चल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक इसको बोला जाता है, बेंजीन रिंग वाले जितने भी आपके सब्स्टिट्यूट होते हैं, प्लस हेलोजन है, हेलोजन ऐड और कंपाउंड, तो आपको पता ही है यौगिक। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज 3-ब्रोमोप्रोपीन्स कॉमन नेम? अच्छा, 3-ब्रोमोप्रोपीन बनाना तो पहले प्रोपीन बना लो। प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन। इन बोला मतलब क्या आएगा? एक के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, बाकी में क्या आएगा? ये। अब बोला 3 पे ब्रोमो ऐड है, ये लो भाई ब्रोमो ऐड कर दो, उसके अलावा और कुछ रहा है क्या? नहीं। तो अब बस हाइड्रोजन फुलफिल कर लो, कर दिया। अब हमें इसका बताना है कि कॉमन नेम क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था ये जो ग्रुप होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं अलाइल। क्या बोलते हैं? अलाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, या हिंदी में इसको बोल देंगे एलिल समूह। एलिल समूह। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका? एलिलिक ब्रोमाइड, ठीक है, या हिंदी में इंग्लिश में क्या हो जाएगा? अलाइल ब्रोमाइड। ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है क्या? देन दैट विल बी करेक्ट आंसर। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट नेम फॉर द कंपाउंड दिस? ये सारे जो है IUPAC बेस्ड पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। कभी या तो कंपाउंड देकर के उसका कॉमन नेम पूछ लेते हैं, या फिर कंपाउंड देकर के उसका IUPAC नेम पूछ लेते हैं। तो कॉमन नेम में आपको सारे ग्रुप्स पता होना चाहिए। व्हाट इज आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और अगर आप IUPAC पे जाते हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसकी नेमिंग करनी है। अच्छा, हमें कंपाउंड क्या गिवन है? CH3, CH और इसी पे 2 Cl ऐड है, ठीक है। अब नेमिंग कर दो। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? नंबरिंग यहाँ से 1 2, तो क्या नेम हो जाएगा? एथ 1,2 डाइक्लोरोइथेन है क्या? ऐसा नहीं, 1,2 डाइक्लोरोइथेन नहीं है, ये रॉन्ग है। इथाइलिन डाइक्लोराइड नहीं। विसिनल, विसिनल नहीं होगा। विसिनल कब होता है? देखो, अगर दोनों हेलोजन एक पे ही है तो इसको हम बोलते हैं जैम डाइहैलाइड, और दो अगर कंटिन्यू पे होता है तो उसको बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइलिडीन क्लोराइड। इसका जो नेम रहेगा कंपाउंड का वो आपका नेम क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट नेम फॉर द कंपाउंड। अच्छा, इसमें आपके IUPAC या कॉमन नेम किसी के बारे में कुछ नहीं बोला है, हमें सिर्फ ये बोला कि इस कंपाउंड का करेक्ट क्या है। अच्छा, ये वाला इनकरेक्ट होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में ही 1,2 डाइक्लोरो लगा दिया, वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसका नेम लिखेंगे तो क्या आएगा? एथ या इथेन 1,2 डाइक्लोरो। एक सेकेंड, ये जो लगाया ये रॉन्ग है, इसका नेम क्या हो जाएगा? देखो, इसका नेम होगा IUPAC 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ऐसा कहीं पे भी हमें ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाकी सारे के सारे 3 जो नेम है वो सारे क्या हो जाएंगे? आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। जो करेक्ट इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जिसे हमने क्या बोला? इथाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है। और इस तरीके के इजी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसका जो लेवल है ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी में आता है, समवेयर इन बिटवीन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? HCl के साथ, HCl है ये, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करानी है। प्राइमरी अल्कोहल मतलब ROH लेना है, इसकी रिएक्शन आपको HCl के साथ करवानी है। और साथ में से बोल रहा है कि क्लोरो एल्केन की इंग्लिश में इसको रीड करते हैं, व्हाट इज द कैटलिस्ट इन द क्लोरो एल्केन रिएक्शन इन द प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, ये जब हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो ये बोल रहा है इसमें जो आप कैटलिस्ट लेते हो, उत्प्रेरक लेते हो, वो आपके उत्प्रेरक क्या होता है या किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अगर आपने रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है देन यू विल गिव द आंसर। इसमें कहीं पे भी आपके कुछ सोचने का या वो तुक्का लगाने वाला काम है नहीं, क्योंकि अगर आपको पता है इनमें से कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है तो करेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो मैं बता देती हूँ, इसमें जो आंसर होगा वो आपकी क्या होगा? ZnCl2 या फिर एनहाइड्रस ZnCl2, जिंक क्लोराइड लेता है। तो इसमें कुछ समझाने जैसा था नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में कैटलिस्ट लेता है। और जितनी भी नेम रिएक्शंस है वो तो सारी आप लर्न कर ही लेना, क्योंकि नेम रिएक्शंस में से हमेशा आपको रिएक्शन देकर के क्या कर लेते हैं? नेम पूछ लेते हैं। जैसे बहुत सारी रिएक्शंस होती है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन देकर के पूछ लेंगे ये कौन सी रिएक्शन है, या फिर रिएक्शन का नेम देकर के पूछ लेंगे कि इनको जो इलैबोरेट करती है वो कौन सी है। तो जितनी भी नेम रिएक्शंस आती है या जितनी भी अदर रिएक्शंस आते हैं जिनमें हमें कैटलिस्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा या सब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो रिएक्शंस को पूरा आपको कंप्लीटली करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में से आपके क्वेश्चंस इसी तरीके बनेंगे। ये आपके टाइप है क्वेश्चंस का, जो ना तो ज़्यादा टफ में आता है ना ज़्यादा ईजी में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हेन इथेनॉल कंबाइंस विद PCl5, इथेनॉल बोला है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH।
कंबाइन किसके साथ करना है, PCl5। PCl5 क्या होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोल दो, है ना। इट प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। इससे जो हम रिएक्शन कराते हैं 3 प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं। एक तो बनता है क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन मतलब C2H5Cl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और एक और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनता है, और हमें पूछा है कि वो थर्ड कंपाउंड आपका क्या रहेगा। तो बताओ जल्दी से, तो जल्दी से बताओ इसमें क्या बनेगा आपका। अब ये भी डायरेक्ट देखो, इसमें हमने इसके साथ रिएक्शन करवा दी, क्लोरो एल्केन आपका बन चुका है, ये बन चुका है, तो पीछे से एक ही बचता है POCl3। इसमें जो थर्ड कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, POCl3, और इस POCl3 को क्या बोला जाता है, फॉस्फोराइल क्लोराइड। क्या बोला जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। POCl3 को बोला जाता है फॉस्फोराइल क्लोराइड। अच्छा क्वेश्चन है। और ठीक है, इसको फॉस्फोराइल क्लोराइड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा आपका। इसका फॉर्मूला क्या होता है, POCl3। अब देखो सब प्रोडक्ट का इसमें क्वेश्चन पूछ लिया। सब प्रोडक्ट मतलब जो साथ में सह उत्पाद बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्ट ये लर्न करना है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट करके 2 चीज़ होती है, MP और BP। हिंदी में कहते हैं गलनांक और क्वथनांक। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट किसका निकाला जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट किसका निकाला जाएगा। हम किसका क्वथनांक निकालते हैं और किसका हम गलनांक निकालते हैं। तो मुझे जल्दी से इसका बताओ, 1 सेकेंड का टाइम देती हूँ। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट देखो हमेशा निकाला जाएगा सॉलिड्स का। सॉलिड हिंदी में क्या कहते हैं, ठोस। ठोस का हमेशा क्या निकाला जाता है, गलनांक निकाला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट निकाला जाता है, जिसको शॉर्ट में MP से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लिक्विड्स का हमेशा, द्रव का हमेशा क्या निकाला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक निकाला जाएगा। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो पहले एक काम करो, इनके फॉर्मूलाज लिख लो। क्लोरोमीथेन क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोमीथेन, इट विल बी CH3Cl। टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4। ट्राईक्लोरोमीथेन CHCl3। ठीक है, डाईक्लोरोमीथेन CH2Cl2। अब हमें पूछा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। तो आप देखो, जिस पे जितने ज़्यादा हेलोजन प्रेजेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, आपका हाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो आपका किसका रहेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और इसके पीछे रीजन क्या था, जितने ज़्यादा हैलोजन्स होंगे वो आपके क्या करेंगे, वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाने का, इंक्रीज करने का काम करेंगे। तो इसका आंसर टेट्राक्लोरोमीथेन होगा, CCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस शुड आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन व्हाट इज द स्ट्रक्चर, दिस वन विल बी स्ट्रक्चर। डाइक्लोरोबेंजीन बी बॉइल्ड इन। अच्छा, हमें पूछा है ये अगर हम डाइक्लोरोबेंजीन लेते हैं तो आपके ये तो कौन सा हो गया, ऑर्थो। अगर मैं मेटा पे लूँगी तो कहाँ पे आ जाएगा, 1-3 पोजीशन। और अगर मैं पैरा पे लूँगी तो कहाँ आ जाएगा, 1 और 4 पोजीशन पे आ जाएगा। करेक्ट है। तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपका कौन सा हो जाएगा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और ये आपका हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा देखो, 1-2 पोजीशन होते हैं ना, इसको बोलते हैं ऑर्थो। 1-3 पोजीशन जो होती है कि 1 और 3 पे आपके सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापी अगर वहाँ पे 1 और 3 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है उसको बोला जाता है मेटा। और अगर आपके प्रतिस्थापी 1-4 पे जुड़ा हुआ है, 1-4 पोजीशन पे ऐड है, तो उसको बोला जाता है पैरा। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम डाइक्लोरोबेंजीन के 3 अगर हम डेरिवेटिव ले, 3 अगर हम उसके व्युत्पन्न ले, ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो सीक्वेंस रहेगा वो आपका क्या रहेगा। सबसे ज़्यादा जो इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो किसका रहेगा और सबसे कम किसका रहेगा। सोचो जल्दी और जल्दी से इसका आंसर करो कि क्या आंसर रहेगा। देखो, इसका जो आंसर रहेगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मतलब सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा का होगा, फिर ऑर्थो का होगा और फिर मेटा का होगा।
ये जो मैं ये चैप्टर जब करवाते हैं ना तो एज अ एक्सेप्शन या अपवाद की फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है। इसका जो रीज़न होगा वो रीज़न ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्यों हुआ। देखो पैरा पोजीशन पे जो आपके सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव है वो कहाँ पे 1 और 4 पोजीशन पे है, तो इनमें सिमेट्री होती है। ठीक है, सिमेट्री मतलब सममिति इनमें पाई जाती है। जबकि ऑर्थो में तो ये दोनों बहुत ज़्यादा पास पास में प्रेजेंट है, जो आपके दोनों ये है बहुत ज़्यादा पास में, तो यहाँ पे स्ट्रेस भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तनाव बहुत ज़्यादा होगा। इसमें थोड़ा कम होगा और इसमें और भी ज़्यादा कम। तो इसमें जो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होने के पीछे रीज़न होता है कि पैरा जो डेरिवेटिव होता है इसमें क्या प्रेजेंट होती है, आपके सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपके रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वरना इसको इंपॉर्टेंट लगा करके एज एक्सेप्शन या फिर अपवाद की फॉर्म में भी आप लोग इसको लर्न कर लेना। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है पैरा में बहुत ज़्यादा दूर दूर आपके प्रेजेंट होते हैं जो सब्सटीट्यूट्स होते हैं या फिर जो ग्रुप्स होता है, तो बहुत ज़्यादा दूर दूर प्रेजेंट होने की वजह से उनमें जो तनाव रहता है, जो स्ट्रेस रहता है वो भी आपके कम रहता है। तो फिर अगर आप थोड़ी सी हीट देते हो तो वो उसको ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आपका जो ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये आपके बुक में या फिर जब भी नोट्स पढ़ाते हो उसमें एज इट इज़ गिवन है। इसको एज ए एक्सेप्शन या फिर अपवाद की फॉर्म में भी हम लर्न करते हैं कि इनका जब हम मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं या बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो आपके ये इसका क्या रहता है, सीक्वेंस रहता है। सबसे ज़्यादा पैरा का होता है, फिर ऑर्थो का होता है और फिर मेटा का होता है। लेकिन आपको देखो इसमें ऑप्शन ये भी मिलेगा जो जनरली होता है ना, ये वाला, ये देखो। और मोस्टली इसमें लोग आंसर करके आते हैं डी, लेकिन डी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ये है। और इसका रीज़न होता है क्योंकि पैरा में सिमेट्री पाई जाती है। What is the next question? Which of the following statements about the interaction between C2H4 and Cl2? अच्छा C2H4 क्या है, इथीन, इथीन बोला जाता है, ये हिंदी में एथीन हो जाएगा। क्लोरीन इन CCl4 इज करेक्ट। ये बोल रहा है जब हम इथीन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास CCl4 बनता है, ये तो ठीक है। लेकिन इनके बारे में जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, कौन सा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें से बताओ। देखो रिएक्शन किसकी करानी है, C2H4 प्लस Cl2 और इससे आपके CCl4 बनेगा, ये तो बनेगा, ये है। अभी बोल रहा है ये जब आपकी प्रोसेस होती है, जब आपकी ये रिएक्शन होती है, जब ये अभिक्रिया होती है, तो उसमें इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इसमें फॉलो नहीं होता है, कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट बताना है आपको, गलत वाला स्टेटमेंट बताना है। तो जल्दी से देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पहला क्या कह रहा है, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। हाँ देखो विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, मैंने अभी पीछे बताया था। विसिनल और जैम दो डाइहैलाइड्स होते हैं। जैम डाइहैलाइड मतलब क्या होता है कि दोनों हैलोजन अगर आपके एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो, और विसिनल क्या होता है जब दोनों जो हैलोजन होता है वो ऑल्टरनेट मतलब कंटिन्यू दो कार्बन पर हो, तो उसको बोला जाता है। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है कि इसका जब होता है तो आपके क्या बनता है, विसिनल डाइहैलाइड बनता है। सी वाला जो ऑप्शन है इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ कलरलेस कंपाउंड, कलरलेस कंपाउंड ही बनता है। और प्लस इन द ब्रेकिंग ऑफ, ऑब्वियसली ये जो इथीन है, फॉर्मूला क्या होता है इसका इथीन का, ये तो ये जब आपका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो जाकर के कंपाउंड बनेगा। तो बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट है। आपका जो बी ऑप्शन है ये इसमें इनकरेक्ट आता है, क्योंकि ये क्या कहता है, इट रिजल्ट्स इन द डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। ये बोल रहा है इसके परिणाम स्वरूप लाल भूरे रंग की जो आपकी फ्यूम्स बनती है तो नहीं बनती है, लेकिन इसमें बोला है कि बनती है। तो इसमें जो इनकरेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट इसके इस रिएक्शन के बारे में करेक्ट है। ऑप्शन खाली बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। अच्छा अब आगे के क्वेश्चंस करें उससे पहले इस बैच के बारे में देख लो। सेम वही प्रोसीजर है जो आपको हमेशा मैं बताती हूँ। क्या करना है आपको, प्रतिज्ञा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और रजिस्ट्रेशन करवा के आप जब इस बैच के बारे में सर्च करोगे तो आपको ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्राइस वहाँ पे गिवन है। अगर आपको ऑफलाइन विजिट करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भी गिवन है, चेक कर लो एक बार, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं कंटिन्यू। चलो आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले तो बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, जिसमें आपके NU माइनस क्या करता है, उसके ऊपर अटैक करता है, किसके ऊपर, हेलोजन्स जो भी होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, जो भी आपके एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, RX होते हैं, उनके ऊपर। अब इसने बोला है इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा,
बता दूं जल्दी से या मैं ही बता दूं? चलो मैं ही बता देती हूँ। इसका जो आंसर रहेगा ना वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों रहेगा उसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे देती हूँ कि यहाँ पे देखो, जब आप आर एक्स के ऊपर, ये एक तरीके का क्या है, आर एक्स है। आर एक्स मतलब क्या है आपका, आर की जगह पे आपको वो दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्कीन दे रखा है ये वाला, और एक्स की जगह पे आपको क्या दे रखा है, Cl दे रखा है। अच्छा अब इसमें देखो, ये जो आपका हेलोजन है, अब इसके ऊपर आपको न्यूक्लियोफाइल का क्या करना है, एडिशन करना है। तो आपका जो ये हेलोजन कनेक्ट है इससे, है ना, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री मतलब कितना, कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 होगी या SN2 होगी, जल्दी से बता देना। लेकिन ये रिएक्शन बताओ उससे पहले देखो, ये जो आपका हेलोजन है ना, ये बहुत ही दूर प्रेजेंट है, मतलब इस पर डायरेक्टली आपका न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। इसको ज़्यादा बाउंडेशन स्पेस क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन या फिर स्ट्रेस इसके ऊपर नहीं होगा। लेकिन बाकी वाले में देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl। अब अगर इसको Cl को हटा करके Nu माइनस ऐड करना है तो बेंजीन रिंग की वजह से इस पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबली इसके साथ में क्या है, कनेक्ट है। सेम इसमें भी देखो डबली बॉन्डेड, तो इजीली यहाँ से रिमूव होना भी पॉसिबल नहीं। इसमें भी देखो डबल बॉन्डेड जस्ट पास में आ गया तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बोल रहा है मोस्ट रिएक्टिव जो होगा, मोस्ट रिएक्टिव मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा। तो इसमें जो Cl है देखो, डबल बॉन्ड भी अल्टरनेट पे है, तो यहाँ से Cl इजीली निकल जाएगा और उसकी जगह पर जाकर के Nu माइनस क्या हो जाएगा, इजीली कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अच्छा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, इसके बारे में सोचो और जल्दी से बताओ आंसर क्या रहेगा। द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल अमंग ऑफ दीज। अब यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफाइल दे रखा है। अच्छा पहले तो ये बताओ न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या है। देखो न्यूक्लियोफाइल को Nu माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कैसी स्पीशीज होती है, न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्लस की क्या होती है, कमी होती है। तो जिसमें लैक ऑफ क्या हो, प्रोटोन हो, और एक्सिस ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, उनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। मतलब जिसमें प्रोटॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ऐसी स्पीशीज को क्या बोला जाता है, नाभिक स्नेही, या फिर न्यूक्लियोफाइल को हिंदी में बोला जाता है नाभिक स्नेही, या न्यूक्लियोफाइल ही बोल दो, कोई बात नहीं चलेगा। नाभिक स्नेही बोल दो, नाभिक रागी बोल दो, ये सारी एक ही टर्म से एक ही चीज़ है। अब मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे करो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। रिएक्टिव मतलब जो सबसे ज़्यादा जल्दी से रिएक्शन करता है। देखो ये वाला जो नाभिक स्नेही है ना, ये आपका 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, और ये वाला कौन सा है, 3 डिग्री है। और नाभिक स्नेही में अगर हम न्यूक्लियोफाइल में बात करें तो आपका जो ऑर्डर रहता है वो ये रहता है एनायंस की। अगर मैं एक तरीके के क्या है, कार्ब एनायन है, कार्ब ऋणायन बोल दो या कार्ब एनायन बोल दो, इनमें जो ऑर्डर रहता है वो ये रहता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब हमसे पूछा है सबसे ज़्यादा कौन करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री प्राथमिक। द मेन डिफरेंस बिटवीन द CX बॉन्ड ऑफ अ हेलोजन एंड हेलोअरीन इज। अच्छा बताओ, नॉर्मल बोला है, पहले बोलता है RX लेना है, फिर बोलता है बेंजीन के ऊपर X लेना है। मेन जो डिफरेंस होता है ना, सबसे मेन डिफरेंस इसकी अगर हम बात करें तो वो ये होता है कि इसमें जो हेलोजन ऐड होता है इससे, उसमें जो आपके संकरण रहता है, हाइब्रिडाइजेशन रहता है, वो रहता है आपका sp3। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें रहता है आपका sp2। अच्छा sp3 sp2 हम कैसे रिकोगनाइज करेंगे, तो ये निकालने की प्रोसेस तो अलग होती है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देती हूँ इसके अंदर कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड मिले तो इसका मतलब वहाँ पे होगा sp3। अगर डबल बॉन्ड मिले इसका मतलब वहाँ पे होगा sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड मिले तो वहाँ पे होगा sp। ठीक है, तो अब इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, इस वजह से इसमें क्या आता है sp3। इसमें देखो ये जो कार्बन है, ऑल्टरनेट बेंजीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आने की वजह से इसमें जो होता है वो कौन सा होता है, sp2 होता है। तो सबसे जो मेन डिफरेंस बोला है वो संकरण वाला ही होता है। आई गेस डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, है ना, sp3 और sp2, बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस अगर आपको पढ़ने हैं तो भले ही पढ़ लो। क्या बोल रहा है, CX बॉन्ड इन हेलोएल्केन इज शॉर्टर देन हेलोअरीन। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, CX बॉन्ड इन हेलोअरीन एक्वायर्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हेलोअल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोअरीन्स ड्यू टू डिफिकल्टी इन CX क्लीवेज इन द हेलोअल्केन्स। नहीं,
बाकी कुछ भी नहीं है। अगर हम मुझे सबसे मेन जो डिफरेंस बोलेंगे ना वो आपका रहता है हाइब्रिडाइजेशन का। आपको ना ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो आपको सबसे जो मोस्ट सूटेबल या मोस्ट आपको जो लगता है ना कि ये करेक्ट जा सकता है, मतलब कभी कभी होता है कि कुछ हमारे पास राइट ऑप्शन होते हैं और कुछ ऑप्शन ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा राइट होता है, तो उनमें से हमें बहुत ही ज़्यादा राइट वाले को क्या करना होता है, चूज़ करना होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड बताना है, 1 डिग्री हैलाइड बताना है इनमें से। तो आप लोग इन सबकी स्ट्रक्चर ओपन करके देखो। देखो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड क्या होता है, इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। 1 डिग्री है क्या, नहीं, हैलोजन अपना इसमें कितना डिग्री है, 2 डिग्री। फिर इधर आ जाओ, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड बना लो। अब मैंने बोला ना आपको ये पता होना चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है, वरना कुछ नहीं होना है। इसमें जो आयोडाइड है वो भी आपका कितना डिग्री है, 2 डिग्री। अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे रिकग्नाइज करेंगे, अगर आपका हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है मतलब 2 डिग्री, आगे 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, तो इसमें भी 2 डिग्री आ गया। इसमें देख लो टर्शियरी क्या बोला है, ब्यूटाइल बोला है। ये लो भाई आयोडाइड, बताओ कितना डिग्री होगा, आप ही बता दो। जुड़ा हुआ कार्बन कितने से है, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो कितना डिग्री होगा अपना ये हैलोजन, 3 डिग्री। हमें क्या बताना है, 1 डिग्री बताना है, बता दो। इसमें नियो हेक्साइल बोला है, ठीक है। नियो मतलब होता है सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल होना चाहिए, इसको नियो बोला जाता है। हेक्साइल मतलब 6 कार्बन होना चाहिए। ये लो क्लोराइड, तो ये रहा हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, आगे कितने से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, बस आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को रिकॉग्नाइज कैसे करना है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी हैलाइड। अच्छा रिपीट हो गया है, इसको कर देना, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट IUPAC नेम बता दो, सीधा सिंपल सा IUPAC नेम बताना है, क्या होगा इसका, जल्दी से बता दो। आप ही बता दो, मैं नहीं बता रही। नंबरिंग इसमें कहाँ से करेंगे, क्लोरो से करेंगे या उससे करेंगे, मिथाइल से करेंगे, बताओ जल्दी से। बताओ बताओ। अरे भाई क्लोरो कहाँ से शुरू होता है, सी से, क्लोरो अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है वहाँ से नंबरिंग करनी है। मिथाइल कहाँ से शुरू होता है, एम से, तो 1 2 3 4, तो नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, ये तो करवाना ही नहीं चाहिए था मुझे। बेंजीन कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू द अल्काइल हैलाइड। ये बोल रहा है अराइल हैलाइड मतलब बेंजीन के ऊपर जो एक्स होता है वो लेस रिएक्टिव होता है RX के कंपैरिजन में टुवर्ड्स कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है भाई, जल्दी बताओ। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जनरली SN1 और SN2 होती है। SN1 कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। SN2 कौन करते हैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो जब भी हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, अराइल हैलाइड की बात नहीं करते। रीज़न क्या होता है कि अराइल हैलाइड में बेंजीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। तो रेजोनेंस प्रेजेंट होने की वजह से इस हैलोजन को यहाँ से निकाल करके न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, वो हमारे पास जनरली नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, तो इसी वजह से आपके ये जो होता है, अब इनमें से हमें कंप्लीट जो आपको रीजन पता है वो बता दो क्या रहेगा। इंडक्टिव रहेगा, ये रहेगा, रेजोनेंस रहेगा, ये मैं पहले ही आंसर कर चुकी हूँ। तो थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ लो और मुझे बता दो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेजोनेंस, अनुनाद। अनुनाद के कारण ऐसा होता है कि अनुनाद इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसी वजह से यहाँ से हैलोजन को रिमूव करना इज अ वेरी टिपिकल टास्क और इसमें इजीली रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, बाय। ऐसा क्यों होता है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन करा है ये वाला, पैरा वाला ज़्यादा उसका मेल्टिंग निकाला था, फिर हमने निकाला था किसका, ऑर्थो का, और फिर हमने निकाला था मेटा का। तो अभी इसमें हमें रीज़न पूछ रहा है, तो रीज़न मैंने आपको बताया था ना कि इसमें सिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और कहीं जाना ही नहीं है। अच्छा एक बार ऑल ऑफ द अबाउ का भी दे रखा है तो आप देख लेना, ऑप्शन नंबर बी लगाए या ऑल ऑफ द अबाउ लगाए। तो ज़रूरी नहीं है अगर वहाँ पे सारा का सारा दे रखा है तो हम हमेशा वहाँ पे जाएं, नहीं।
आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो यही रहेगा कि पैरा आइसोमर में क्या होता है, सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है। बाकी इनमें से कोई भी रीजन इनमें सूट नहीं होता है। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करानी है। ये जो जो कहता है ना क्वेश्चन वो करते जाओ, तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ईजी रहेगी। अगर ऐसे क्वेश्चन पढ़ के फिर तुक्के लगाओगे तो कुछ नहीं होना है। रिएक्शन किसके साथ करानी है, NaOH के साथ। लो करवा दो। कितने टेम्परेचर, फिर 300 के। ये लो बोल रहा है फॉलोड बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा, इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। H+ की प्रेजेंट में रिएक्शन होगी, हाइड्रोलिसिस करना है। बता दो जल्दी से क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, आपके पास NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, OH जाकर के वहाँ पे ऐड हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH, इसका नाम होता है फिनॉल। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, फिनॉल बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स द एक्वस NaOH। इनमें से ऐसा कौन है जो डायरेक्ट रिएक्शन करेगा NaOH के साथ। सेम अगेन बता दो, NaOH क्या होता है। देखो NaOH को अगर आप उसमें आयंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्या होता है, Na+OH-। अगेन आपका जो OH- है वो क्या कैसे बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अब बता दो जल्दी से मुझे कि कौन ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होगा इन बाकी सब में से। जल्दी बताओ आंसर। जल्दी जल्दी, चलो मैं बता देती हूँ। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि देखो इन सब की स्ट्रक्चर बनाओ। बेंजीन पे कौन है, Cl है, ठीक है। इसमें बेंजीन के ऊपर कौन है, CH2 है, फिर बाद में Cl है। बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली कौन है, Br है। फिर इसमें क्या है, C6H4। ये तो कुछ अजीब सही है, ठीक है, छोड़ो इसको। तो ये तो पहले ही आउट हो गया। अब इनमें से देखो ये सब डायरेक्टली कनेक्ट है, रेजोनेंस होगा, लेकिन इसमें से हम इजीली Cl को निकाल करके कौन ऐड कर सकते हैं, उसको OH- को ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो वही है, सेम रीज़न है, बस आपको अगेन एंड अगेन क्या करना है, उन पर फॉलो करना है। केमिस्ट्री ज़्यादातर आपके इनमें जब बात करें ना तो रेजोनेंस और इन्हीं के आसपास घूमती है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चंस करें उससे पहले ये देख लो, सेम आपको वही प्ले स्टोर से प्रतिज्ञा क्लासेस ऐप डाउनलोड करके इस बैच के बारे में सर्च करना। रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जल्दी से देख लो और मुझे बताओ। अब आगे भी आपके 10 या इतने ही क्वेश्चंस और रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव बताना है आपको, बताओ कौन होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होता है जो उनको क्या कर दे, आगे चेंज कर दे। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट ही बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव का एक और क्वेश्चन आगे आएगा, तब मैं आपको इलेबोरेट कर दूंगी ये होता क्या है। नेक्स्ट देखो, इन हेलो एल्केन विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। बता दो जल्दी से कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच। इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, देखो कार्बन और हेलोजन के बीच में। इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, इसमें नेगेटिव चार्ज आता है। रीजन क्या होता है जल्दी से बताओ। इसमें जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा, आयोनिक बनेगा, वॉन्डरवॉल बनेगा, कोवेलेंट बनेगा, या ये बनेगा। तो इसमें जो बॉन्ड बनता है ना वो आपका बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, सी। ये जो होते हैं ये दोनों क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग करके यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं। जब आपके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, दोनों अपने बराबर इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ में शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे देखो इनमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, मतलब दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये बॉन्ड बनाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका।
इन हेलोअरीन कंपाउंड हेलोजन कंबाइंस विद कार्बन हैविंग हाइब्रिडाइजेशन, ये अभी बताया था। हेलोएरीन, हेलोएरीन आ गया है, ये आ गया है, कौन सा आएगा, बेंजीनिंग होने की वजह से sp2, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। इन हेलो एल्केन कार्बन एंड CH पजेस विच पार्शियल अच्छा कार्बन का पूछा है, तो कार्बन का अभी बताया था, कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑप्शन नंबर बी। ROH PX5 इनमें रिएक्शन करवाई है, बी यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बता दो। तो मैंने अभी पीछे किया था अपने रिएक्शन जिसमें POCl3 बनाया था, यहाँ Cl3 ने दे करके क्या दे दिया, X3, कोई भी हेलोजन ले ही सकता है ना, सेम वही तो रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन बाय ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। ओके, क्या करना है, प्रिपरेशन करना है ब्रोमोबेंजीन का, किसकी, बेंजीन लेना है, इसकी रिएक्शन आपको Br2 से करानी है, तो आपका बनेगा ब्रोमोबेंजीन, ये रिएक्शन होगी। जो जो क्वेश्चन ने बोला वो मैंने लिख दिया। अब ये पूछ रहा है इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, जल्दी बताओ। FeBr3 करेंगे, जो भी बाकी ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कौन सा वाला आपको यूज़ करना है। बताओ, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अरे भाई, ये जो रिएक्शन होती है वो डार्क में होती है, अंधेरे में होती है, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका करेक्ट आंसर, FeBr3 यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच नेम ऑफ रिएक्शन दिस, अच्छा देखो मैंने बोला था ना, नेम रिएक्शन सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ये जो होती है ये आपकी एक नेम रिएक्शन है, नाम अभिक्रिया है, और ये होती है स्वार्ज। इसका आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्वार्ज रिएक्शन होती है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट आर द न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स अकॉर्डिंग टू द ल्यूइस थ्योरी। तो जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ल्यूइस बेस होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, और जो लोन पेयर डोनर होता है, जो अपने एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन को दान करता है, उनको ल्यूइस बेस बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूइस बेस, बेस मतलब क्षार। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिपेंड्स, बता दो, रेजोनेंस पे, टेम्परेचर, रिएक्शन रेट, या इस पे, जल्दी बताओ कि इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इनमें से कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है आपके। तो बाकी वाले जो ऑप्शन है इसमें फिट नहीं बैठेंगे, टेम्परेचर, ट्रांजिशन स्टेट और ये, इन तीनों का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हमें इसकी स्टेबिलिटी बतानी है तो ऑप्शन नंबर ए, रेजोनेंस के बेसिस पे इनको हम क्या करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये देखो मैंने आपको बताया था ना, नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन आएगा तब उसमें मैं इलैबोरेट कर दूंगी। तो देखो, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेज या फिर पदार्थ यौगिक जो भी बोलो, वो क्या होता है आपकी ना, एक लाइट होती है प्लेन पॉलराइज्ड लाइट, जिसको हम कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं, ध्रुवित प्रकाश, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्लेन पॉलराइज्ड लाइट। तो जो प्लेन पॉलराइज्ड लाइट क्या होती है, जिसके अंदर सारे पार्टिकल क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में, एक ही रिदम से क्या करेंगे, मूव करेंगे, ऐसी लाइट को बोला जाता है प्लेन पॉलराइज्ड लाइट बोला जाता है, ठीक है। तो जो प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, उन ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या करता है, प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या इसकी विपरीत दिशा में मूव कर देते हैं। नेक्स्ट, अरेंज गिविंग द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ कंबाइंड विद असिमेट्रिक कार्बन। जब हम इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, असिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या होता है, इस तरीके से कुछ, ठीक है, इन पे ऐड करेंगे तो इनका जो सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा, तो इनका जो सीक्वेंस रहेगा जो दे रखा है ना वही रहता है, Br, फिर Cl, फिर F, और फिर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन। ये जो होता है ये डायरेक्टली क्या करता है, एसिमेट्रिक के साथ में रिएक्शन आपके कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका।
ठीक है, बस इतना ही थे क्वेश्चंस। अब आज वाले में हम क्वेश्चंस इतने ही करेंगे, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में और भी दूसरे क्वेश्चंस के साथ में, जो आपके बेसिकली एम्स और RUHS दोनों में ही आता है, ठीक है। तो थैंक यू।